गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मूल अधिकार का पार्ट 2, है ना। और चलिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? मूल अधिकार का पार्ट 2। कल हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था, है ना। चलिए, तो आज देखते हैं इसमें हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो कल हम लोगों ने समता के अधिकार तक की बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अनुच्छेद 19, उसके बाद अनुच्छेद 20। ठीक, और फिर 20 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आएंगे अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद फिर आएंगे अनुच्छेद 22 पर, है ना। और फिर 22 के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। तो इसमें सबसे पहले 23 और फिर 23 के कुछ अपवाद हैं, यहाँ से भी सवाल आते हैं, इसको देखेंगे। फिर आएंगे हम लोग अनुच्छेद 24 पे, और इसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग आएंगे धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 25 को देखेंगे, फिर 26 को, फिर 27 को, और उसके बाद फिर 28 को, है ना। फिर उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे फिर हमें मिलेगा क्या? अनुच्छेद 29 और 30, जो कि हमें बताता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। फिर लास्ट में आएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार से जो हमारा मौलिक अधिकार समाप्त होगा। ठीक है ना। और उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ शब्दावलियाँ हैं जो उससे अभी आगे ऊपर इस्तेमाल होंगी, तो उनको हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है कि उस शब्दावली, उस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा ना, प्रादेश या रिट क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है। तो ये सारी बातें जो ऊपर अभी आपको मिलेंगी वो चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दी हैं। और उसके बाद कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो डायरेक्ट आपसे सवाल में पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें भी हमने यहाँ 7 पॉइंट है उनको यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी पढ़ाई करिए कि आपके इसी पीडीएफ में सारी चीज़ें मिल जाएं, है ना। फिर आपको अलग से कोई किताब या कोई नोट्स ना पढ़ना पड़े, है ना। चलिए, तो कल हम लोगों ने समता के अधिकार की बात कर ली थी, और उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। चलो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो, आप शब्दों का मतलब समझिए। वाक मतलब बोलना, मतलब बोलने की आज़ादी है। ठीक, एवं अभिव्यक्ति का मतलब क्या? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। ये क्या है? अभिव्यक्ति में बहुत सारे माध्यम आते हैं। हम बोल करके, या इशारों से, या नाटक के माध्यम से, या गा करके, है ना, या भाषण दे करके, या कोई और विधा अपना करके। तो ये सब क्या है? आपके अभिव्यक्ति के माध्यम है। ठीक है, तो इन सब की हमें क्या है? स्वतंत्रता है। अगर हम चाहें अपनी कोई बात कहनी चाहें अपनी सरकार से या किसी से, तो एक तो आपका सीधा जो तरीका कि आप अपनी बात बोल करके कह सकते हो। दूसरा है कि आप उसे नाटक के रूप में कह सकते हो, आप उसे गायन के रूप में कह सकते हो। ठीक है, आप उसे नुक्कड़ नाटक के रूप में कह सकते हो, या कोई और इशारों में कह सकते हो, या कोई और विधा आपके पास हो तो आप उससे कह सकते हो। तो इन सब के लिए क्या है? आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या क्या बातें हैं, है ना। तो अनुच्छेद 19 जो है सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 19 हमें जो है 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो सबसे पहला देखते हैं अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 19 का 1 और फिर 1 में भी का क्या कहता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोग इसको ऐसे ही रट्टा मार लीजिएगा कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के 1 के का में है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के 1 के खा में क्या बात कही गई है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध, मतलब हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। जो हम लोग करते नहीं, गोष्ठी करते हैं, सम्मेलन करते हैं, लेकिन हथियार लेकर के नहीं। ठीक है, इस बात की आज़ादी हमको है। तीसरी बात कह रहा है कि अनुच्छेद 19(1) का ग, इसमें कह रहा है कि संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक, और चौथी बात है अनुच्छेद 19 का 1 और 1 का घ, इसमें कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ अपवाद भी मिलेंगे। हम पूरे देश में घूमने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन
अगर कुछ जगहों पे सरकार ने या कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते, ठीक है। उन सब की चर्चा अभी हम आगे करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर आता है हमारा 5, अनुच्छेद 1 का अंगा मतलब पाँचवा, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्बाध घूमने या और बस जाने या निवास करने का अधिकार। और और छठा जो है वो अनुच्छेद 19 का 1 का छा है, ये चा नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, छा की बात कर रहा हूँ, चा भी आगे आएगा। देखो यहाँ पे देखो चा लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम छा की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा कि कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बम बनाना स्टार्ट कर दीजिए, आप जो भी करेंगे वो संविधान के दायरे में रह के करेंगे। ये नहीं कि आप बम बना रहे हो, बारूद बना रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। व्यापार करने की आज़ादी है, आजीविका आपकी जो है उसकी आज़ादी है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ इलीगल काम स्टार्ट कर दीजिए, उसकी आज़ादी है। चलो अब देखिए आगे क्या लिखा है कि उपरोक्त सभी अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों को और कंपनी के शेयरधारकों के लिए है, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कि कंपनियों या परिषदों के लिए है। ये किसके लिए है? नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए है ये सारे अधिकार, ठीक है, विदेशियों के लिए नहीं है। अभी सबसे लास्ट में, आज वाले जो चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा कि कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं वो भारतीयों के लिए और कौन कौन से विदेशियों के लिए हैं, ठीक है। वहाँ पे अभी पर भी जो है इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा है कि राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। ध्यान से पढ़िएगा इसको। हम आज़ाद हैं, ठीक है, हमको आज़ादी मिली है, हमको बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है, हम बहुत सारे मामलों में स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर राज्य चाहे तो हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में हम पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। अब जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यहीं से सवाल बनता है कि किन किन परिस्थितियों में आप पर जो है आप आज़ाद नहीं है, या किन किन परिस्थितियों में आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ लिखा, नोट पॉइंट करके हमने एक बात लिख दी है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा इसको। आप सरकार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, हथियार लेके नहीं कि आपने 10 लोगों का गुट बनाया और हथियार लेकर के आप कहीं बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप शांति से सरकार के नियमों का या उनके जो भी दिक्कतें आपको सरकार से, उसके खिलाफ आप अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप ये कहिए कि हम कल से नौकरी पर ही नहीं जाएंगे, हम हड़ताल करेंगे, तो ये क्या है, असंवैधानिक हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे देखिए अभी एक मुद्दा चल रहा है ना कि पेंशन वाला, पेंशन की बहाली करो, जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको बहाल करिए। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके लिए कभी हड़ताल नहीं होती है कि कल से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने स्कूल में नहीं जाएगा, कल से स्कूल में ताले लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, विरोध करने का अधिकार है। भाई सीधी सी बात है कि हो सकता है कि आपको सरकार की बात ना पसंद आए, हर आदमी को हर आदमी की बात समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि हड़ताल करने का अधिकार, तो वहाँ पे सही टिक करके मत आइएगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे अभी जो हमने आपसे कहा ना कि ऊपर अनुच्छेद 19 का 1 का छा अभी हमने बताया, लेकिन चा छोड़ दिया था। देखो चा में क्या बात थी, अनुच्छेद 19 के 1 के चा में कहा गया संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है ना। अभी तक क्या था, ये इसके लिए जो है था, अब ये हटा करके कहाँ लगा दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक। चलो अब थोड़ी सी हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं संगम वाली बात, मतलब संघ बनाने की जो बात कही गई थी अभी ऊपर ना, संगम या संघ बनाने का अधिकार। इसमें देखो क्या क्या बातें हैं कि सभी नागरिकों को सभा, संघ या सहकारी समिति गठित करने का अधिकार होगा। और जो सहकारी समिति है वो किसके द्वारा शामिल किया गया, 97वें संशोधन द्वारा, ठीक है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सहकारी समिति किसके द्वारा जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा, तो 97, ठीक है। इन सबको याद रखिएगा। सेकेंड आपसे क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है,
ठीक है ना, वही बात देखिए फिर आ गई। तीसरी बात है कि हड़ताल के अधिकार की उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई हड़ताल पे गया तो उसके खिलाफ जो है कुछ कानून बना करके उस हड़ताल को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, आबाद संचरण की स्वतंत्रता। हमको तो पता है कि आबाद रूप से मतलब हम बिना किसी रुकावट के पूरे देश में कोई भी नागरिक कहीं भी घूम सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। तो अपवाद क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं, और अपवाद से ही सवाल को टफ बनाया जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस तो आपका डाल देगा कि भारत के नागरिकों को पूरे देश में घूमने की आज़ादी है, सेंटेंस नंबर 1 बिल्कुल सही है। लेकिन क्या एड्स से पीड़ित व्यक्ति भी पूरे देश में घूम सकता है, सही या गलत? तो अब आप फंस जाओगे। तो जो अपवाद है उनको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई, अपवाद में देखो क्या लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि किसी वेश्या या पेशेवर अपराधी संचरण के लिए अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है। कि अगर कोई वेश्या है या कोई पेशेवर अपराधी है, ठीक है, कोई मतलब पेशेवर अपराधी है, तो ये लोग पूरे देश में नहीं घूम सकते। ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते, इनके लिए एक कोई जगह निश्चित कर दी जाए, है ना। लेकिन यहीं पर देखिए एक बात और कही जा रही है, यहाँ पे देखो हमने नोट पॉइंट डाल दिया है कि उच्चतम न्यायालय ने एड्स से पीड़ित, एड्स होता ना, HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एड्स हो जाए तो आप उसके खिलाफ जो है केस कर दीजिए कि ये व्यक्ति कहीं नहीं घूम सकता बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एड्स जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है, ठीक है ना, वो किसी को छूने से ये नहीं फैलता है, इसलिए जो है वो व्यक्ति टहल सकता है, पूरे देश में कहीं भी जा सकता है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि जिससे समाज प्रभावित हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोई सीरियर क्या कहते हैं उसे, मतलब जो सीरियल किलर होते नहीं है कि मतलब उसने एक आदमी को मारा, फिर मारा, मतलब अपने उचित तरीके से वो कई आदमियों को मार चुका है। ठीक है, तो ऐसे जो अपराधी होते हैं उनको, उनके लिए प्रतिबंध है, वो पूरे देश में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, और उसने अपना कोई तरीका अपना लिया मारने पीटने का। तो अगर उसको हमने आज़ादी से घूमने दिया तो फिर वो आगे जो है समस्या क्रिएट कर सकता है। तो इस नाते ऐसे लोगों को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। अब ये भाई साहब कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब हमको आप टहलने नहीं दे रहे हो। तो अगर टहलना है तो अपनी अपनी नैतिकता के साथ आप टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बात कही जा रही है। चलो अब इसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 20 को। इसमें कुछ नहीं कहा गया, छोटी सी बात है, देख लेते हैं कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी हो या परिषद हो, का कानूनी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई आदमी है, उसको किसी पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने उसको मारा, पहले जो पुलिस ने मारा उसके बाद फिर उसको जज ने दंड दिया, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को दोहरा दंड दिया गया है। तो ऐसा जो है उचित नहीं है ना। तो इसके लिए अगर आदमी चाहे तो जज के सामने कह सकता है कि सर इसके लिए हमको पहले पुलिस वालों ने मारा है, ठीक है ना, तो अब जो है उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए साफ साफ अनुच्छेद 20 में कहा जा रहा है कि आप पे दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। पुलिस का सिर्फ इतना काम है कि वो अपराधी को पकड़े और उसके बाद उसको जज के सामने प्रस्तुत कर दे। बीच में वो मारता पीटता है, वो इनलीगल है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक बार वहाँ मारा गया फिर उसके बाद कोई दंड मिलेगा, जेल जाना है या कुछ जुर्माना लगाना है, तो वह भी तो दंड हुआ। तो दो प्रकार के दंड एक ही साथ एक ही व्यक्ति पे नहीं लगाए जा सकते। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है, ठीक है। तो इस बात को जानते रहिएगा। चलिए, तो बात हमारी समझ में आ रही होगी, है ना आप लोगों को। अब थोड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 21। चलिए, अनुच्छेद 21 में ही एक बात आती है, शादी करने का अधिकार। अभी कुछ दिन पहले आया था, कहाँ यूपीएससी में पूछा गया था कि शादी करने का अधिकार किस में आता है, बोलो भाई। ये आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, किससे करेंगे और क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं सर, ये तो भारत में अभी लागू नहीं हुआ मुझे लग रहा है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
अब देखो इसमें क्या बातें भाई कही जा रही हैं। जो सबसे पहली बात है वो यही है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मृत्यु से ही जो है मर सकता है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, या आप उसको मार नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो नहीं हो सकती हैं। देखो इसके थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है कि ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का एक मामला था, जो कि अनुच्छेद 21 के में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक ही सीमित किया गया था। एक बार एक मुकदमा हुआ, कब, 1951 में, और उसमें जो है ए गोपालन साहब ने मद्रास राज्य के खिलाफ मुकदमा किया, और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जीने का जो अधिकार है वो सिर्फ जीवित रहने तक ही सीमित रखा जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन 1970 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी ने फिर जो है कोर्ट में मुकदमा किया कि सर देखिए ऐसा है कि जो जीवन का अधिकार है वो सिर्फ जीवित रहने तक ही सीमित ना रखा जाए, इसके अलावा भी कुछ बातें उसमें जोड़ी जाएं। तब देखो क्या क्या जोड़ा गया। तब उसके बाद अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ा करके केवल जीवन का अधिकार, जीवित रहने तक ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना। ठीक है, साथ ही सूचना का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार मतलब निजता का अधिकार, भोजन का अधिकार, अब उसके बाद रोजी रोटी का अधिकार मतलब व्यवसाय करने का अधिकार, नौकरी मांगने का अधिकार नहीं, रोजगार करने का अधिकार, कि अगर आप चाहें तो कहीं पर भी अपना अपना रोजगार आप कर सकते हैं, कोई दुकान खोल लीजिए, कोई यहाँ पे व्यवसाय कर लीजिए। ठीक है, इन सब का अधिकार, एवं स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण का अधिकार, ऐसे आदि को शामिल किया गया। अब देखिए जो आपका अनुच्छेद 21 है उसमें कितनी बातें शामिल हो रही हैं। अभी तक जो 1950 की बात हुई तो उसमें कहा गया कि जीवन का अधिकार मतलब सिर्फ जीवित रहने तक ही सीमित था। लेकिन जब 1970 में मेनका गांधी जी ने कोर्ट में एक केस किया, तब वहाँ पर जो कुछ बातें और जोड़ी गई। तब उसमें जोड़ा गया कि सिर्फ जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहने तक ही नहीं है बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको मिला है। ठीक है, और साथ में आपको सूचना का भी अधिकार होना चाहिए, आपको निजता का भी अधिकार मिलना चाहिए, आपको आपके भोजन का भी अधिकार राज्य का दायित्व बनेगा। ठीक है, और रोजी रोटी का भी अधिकार, अगर आप चाहें तो कहीं व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक, और साथ में स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार आपका जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये बात। उसके बाद अनुच्छेद, अब देखो उसके बाद फिर एक पॉइंट और जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के का में, और वो क्या था, शिक्षा का अधिकार। ये कब आया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें क्या बात कही गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो अब जो शिक्षा का अधिकार है वो भी क्या है, मौलिक अधिकार, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक, जो उनकी प्राथमिक शिक्षा होती है। ये बात हुई। इसके अलावा कुछ नोट पॉइंट है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कुछ नोट पॉइंट देखो, जो सबसे पहला है कि देश में पहली बार उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये गंगा व यमुना को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया। मतलब वह क्या है, कानूनी व्यक्ति है। कौन, गंगा और यमुना नदी। अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा। जिस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार हैं उसी प्रकार से इनको भी अधिकार दिए जाएं। अब इन दो नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। अगर आप नदी को गंदा करते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं, उसके अपवाह तंत्र को हड़पते हैं, कब्जा करते हैं, तो ये सब क्या माना जाएगा, इसके खिलाफ आप पर केस या आप पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और इसी के संदर्भ में इससे पहले न्यूजीलैंड की एक नदी है, उसका नाम क्या है, वांगानुई, को जीवित मानव के अधिकार के समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ये देखो पॉइंट नंबर 2 हमने कहा, ऊपर कहा था ना कि निजता का अधिकार, ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। तो आपकी प्राइवेसी का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में आता है ना। तो ये बात होगी आपके अनुच्छेद 21 की। तो जितनी भी मैक्सिमम बातें थी वो हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। थोड़ा सा 22 थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, है ना। चलो
अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण। चलो अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिरासत दो प्रकार की होती है। पहला होता है कि दंड निवारक कठोर, या और जो दूसरा है वो कि निवारक। ठीक है, सॉरी, जो पहला है वो दंड विषयक और दूसरा क्या है, निवारक के रूप में। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि दंड विषयक क्या होता है और निवारक क्या होता है ना। चलो अनुच्छेद 22 है ना, तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखा कि दंड विषयक हिरासत, यह व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। ठीक, लेकिन जो निवारक हिरासत है ये क्या चीज़ होती है? इसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध ना करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है। जैसे किसी व्यक्ति को उठा लिया गया है ना, और शक के आधार पे और उसको चेतावनी दे करके छोड़ दिया गया कि इस मामले में अगर तुम आए तो फिर तुम्हारे खिलाफ केस बनाया जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका निवारक हिरासत। अब देखो थोड़ा इसको और डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 22 को दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। अब देखो पहला भाग क्या होता है? पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। मान लो कोई जो है किसी ने कोई क्राइम किया और उस पर जो है वो केस बन गया है। ठीक है, अब देखिए अगर केस बन गया फिर भी उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? पहला है कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। अब उस व्यक्ति को इस बात की सूचना दी जाएगी कि किस आधार पर उसको क्या किया गया है, हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, विधि व्यवसायी से परामर्श, मतलब वकीलों से परामर्श और प्रत्यक्षा करने का अधिकार उसको है। ठीक है, वो अपने चाहे तो अपने वकील से बात कर सकता है। ठीक है, या सलाह ले सकता है। तीसरा, दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार है। मतलब मान लो अगर किसी व्यक्ति पर कोई धारा लगा दी गई या उसको बंद कर लिया गया जेल में, तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर जो वहाँ का मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको पेश करना ही होगा। जिस भी थाने में बंद होगा उस थानेदार का ये कर्तव्य होगा कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने शामिल करे, और साथ में उसी 24 घंटे में यात्रा का भी समय होगा। मान लीजिए आपका थाना कहीं और है, आपका मजिस्ट्रेट कहीं और बैठता है, तो थाने से मजिस्ट्रेट के पास तक जाने का जो समय है वो भी 24 घंटे में ही शामिल होगा, ना कि 24 घंटे के बाद। इस बात का ख्याल रखिएगा। 24 घंटे के अंदर ही यात्रा के साथ आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश कर देगा कि साहब ये जो है इस तरह से पकड़े गए हैं, अब इन पे आपको जो भी कार्रवाई करनी होगी वो आप कर सकते हैं। ठीक, ये काम थाने वालों का है। उसके बाद फिर जो है चौथा है कि दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का भी अधिकार होता है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो 24 घंटे के अंदर उसको अगर चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर नोट पॉइंट कुछ लिखा गया है कि यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। जिनको सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ना है या जो विदेशी हैं उनके लिए यह नियम काम नहीं करता। दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है, उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकारी गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेश के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने आयकर नहीं भरा तो इसके लिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात ये लिखी गई है कि इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। और इसके बाद फिर देखो जो बा वाला है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि इसका जो दूसरा भाग है अनुच्छेद 22 का भाग दूसरा है कि दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।
यह जो है सुरक्षा भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। अभी तक सिर्फ भारतीयों के लिए था, अब थोड़ा देख लेते हैं कि विदेशियों के और भारतीय दोनों के लिए क्या क्या बातें हैं। पहली बात यह है कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। पहली बात, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। और बोर्ड में कौन लोग शामिल होंगे? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। ठीक। दूसरी बात यह है कि निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। मतलब आपको क्यों बंद किया जा रहा है, तो इसके लिए उस व्यक्ति को बताया जाएगा, है ना। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। अब इसके लिए सार्वजनिक रूप से घोषणा करना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सके। अगर जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, अगर वो चाहे तो आप जो है क्या मतलब जो आपका जो न्यायालय है वहाँ पर जो है इसके लिए आप क्या कहते हैं, अपनी अर्जी डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात कही जा रही है। तो ये जो आपका था अनुच्छेद 22, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए। 23 और 24 हमेशा एग्जाम में आता रहता है। 23 क्या है, 24 क्या है। चलो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखा कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया है। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती। तो देखो पहली बात क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, ठीक है, बेगार मतलब बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिषेध लगाता है। मानव दुर्व्यापार मतलब क्या? मानव की क्या तस्करी करना। ठीक है, महिलाओं को जो बेच दिया जाता है, या जो बच्चियों को बेच दिया जाता है, या जो पुरुषों को भी कई बार बेच दिया जाता है, या उनके जो अंग होते हैं उनको भी निकाल करके बेच दिया जाता है। तो ये क्या दुर्व्यापार है। ठीक है, और कई बार होता है कि कुछ लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। ठीक है, वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। बंधुआ मजदूरी हो गई, या ज़बरदस्ती किसी से काम कोई करवा लिया गया और उसको पेमेंट नहीं किया गया, ये चीज़ें, है ना। जी, चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 23, है ना। तो प्रतिबंध लगाता है। अब मानव दुर्व्यापार जो शब्द में क्या क्या शामिल है इसको जान लेते हैं। पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। ठीक है, मतलब चाहे पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हों, उनको जो किसी सामान की तरह खरीदा या बेचा जा रहा हो, ये बात शामिल होती है। दूसरा है कि महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। और तीसरा है देवदासी एवं दास। देवदासी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? गूगल कर लीजिएगा। देवदासी एवं दास की तरह भी जो है लोगों को रखना, यह भी क्या आता है? मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 देखो। इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया था। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों जैसे कि बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। ठीक है, मतलब आप किसी से ज़बरदस्ती उसको बांध करके मजदूरी नहीं करवा सकते, जैसा कि बहुत लोग करवाते थे। अगर कोई गरीब आदमी मिल गया तो उसको अपने घर पे बांधे हैं कि तुम काम करो और नहीं तो तुमको हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ वाली, तो यह भी क्या है? दंडनीय अपराध है। फिर पांचवा है कि बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि भी शामिल है। ज़बरदस्ती मजदूरी में जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया, आपसे यह भी करवाया गया कि जितनी न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, जैसे मनरेगा में आजकल कितना है, जो भी रेट चल रहा होगा 300-400, उससे अगर कम पर भी आपसे काम करवाया गया तो वह भी क्या है? दंड योग्य है। ठीक है, ये बात कही जा रही है। और पॉइंट नंबर 6 कहा जा रहा है कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए कानून बनाया गया है और वो कब लागू हुआ था? 1976 में। नाम क्या था? बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ठीक है, चलिए, अब इसके कुछ अपवाद भी हैं कि आपसे ज़बरदस्ती काम तो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन कई बार कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी आ जाती हैं जहां पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन कामों में आप जो है अपनी स्वेच्छा से शामिल होइए। ठीक है, तो वो क्या बातें हैं? जैसे नंबर 1, अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान किया गया है। जैसे
यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, लेकिन अगर कोई समाज के लिए कोई काम करना है तो वहाँ पर अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मान लो समाज में कोई काम करवाना है तो और सरकार चाहे तो वो आपसे करवा सकती है और इसके बदले में आपको पैसा भी नहीं देगी, है ना, तो इसके लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो परिस्थिति होगी वो विशेष परिस्थिति होगी उसके तहत। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। अब राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि किसी विशेष समुदाय को या किसी विशेष व्यक्ति को वह ज़बरदस्ती किसी काम पे लगा दे और कह दे नहीं आप तुमको काम करना ही करना, तुमको पैसा भी नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। हाँ, कोई सामाजिक कार्य है तो उसमें आप अपनी स्वेच्छा से या राज्य की कथनानुसार आप वहाँ पे शामिल होंगे, है ना, और इसके लिए सरकार आपको पे करे, इसके लिए वो बाधित नहीं, वो प्रतिबंधित नहीं है। तो ये इसके कुछ अपवाद रहे हैं। और अनुच्छेद 24 ये तो हमेशा आता है, हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध, है ना, ये बात है। और इसमें देखते हैं क्या चीज़ें लिखी गई हैं कि किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। मतलब 14 साल से अगर बच्चा आपका कम है तो उसको आप किसी भी ऐसी जगह जहां पे संकट की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जैसे खान हो गई ना, जहां पे कोयला की खदान होती है या कोई भी खदान हो गई, है ना, कोई फैक्ट्री हो गई, है ना, या कोई निर्माण कार्य हो गए, जैसे बहुमंजिली इमारतें बनती हैं तो वहाँ पर, है ना, चूंकि वहाँ पे हमेशा खतरा बना रहता है, तो वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने से क्या किया गया है, प्रतिबंधित करता है, ठीक है, अनुच्छेद 24, है ना। लेकिन जहाँ पे ऐसी समस्याएं नहीं हैं वहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। और इसके लिए एक नियम बनाया गया, बाल श्रम अधिनियम 1986 और बनाया गया, ठीक है, यह इसके लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, ठीक। इसके बाद थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की भी स्थापना का निर्देश दिया था, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा करने का प्रावधान है। साथ ही इसमें बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के सुधार के भी निर्देश दिए गए। अगर कोई नहीं मानता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और साथ में जो है बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए भी जो है इसमें निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात कि 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरी के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्टोरेंट, है ना, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजित पर रोक लगा दी 2006 में, है ना। उसके बाद इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने पर अभियोजन एवं दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है ना, कि 14 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा होगा, अगर वो किसी चाय की दुकान पे काम कर रहा है तो उसको भी 2006 में क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक। नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 6 कि बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध। 2012 में सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हर प्रकार के व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो 2012 से क्या कर दिया गया है कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम का है तो उसे किसी भी प्रकार के व्यवसाय या प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात। और पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के में संशोधनों को शामिल करके इसका नामकरण क्या कर दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया है, ठीक। और उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 8 है कि अभी तक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में रोजगार देने से प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, कि 18 ऐसे व्यवसाय और 65 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां पर 14 साल से कम के बच्चों को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इसके लिए प्रतिबंधित किया गया है।
मान लो अगर कोई इसका उल्लंघन करता तब क्या होगा। अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने पर दंड को 1 वर्ष से बढ़ा करके 2 वर्ष की कैद तथा जुर्माने की जो राशि है उसको 2,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है। अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लो बार बार वो कर रहा है तो बार बार अपराध करने वालों को के लिए कैद की जो अवधि होगी वो बढ़ा करके 3 वर्ष कर दी जाएगी। ठीक, ये चीज़। तो ये तो था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, है ना। यही था ना भाई, यही था सर, हाँ यही था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। चलो अब हम लोग देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 और से लेकर 28 तक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता, है ना, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। इसमें क्या क्या बातें भाई कही जा रही हैं अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। चलो ये जो है आपके धर्म के स्वतंत्रता की बात किसमें हो रही है। अनुच्छेद 25 पहले बात कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 25 में कही जा रही है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि यह केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी सम्मिलित करता है, कि सिर्फ धर्म को मानना नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, उसका जो आचरण है उसको भी अपना सकते हैं। दूसरा, यह नागरिकों और गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। अगर कोई हमारे देश का नागरिक है उसके लिए भी उपलब्ध है, अगर कोई विदेशी चाहे हमारे देश में आकर के हिंदू धर्म को अपनाना या मुस्लिम धर्म को अपनाना या जो भी उसका इच्छा है वो उसमें अपना सकता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा वृंदावन में बहुत सारे विदेशी आते हैं और वो राधे राधे करने लगते हैं। ठीक है, वो सनातन धर्म के को अपना लेते हैं, या कहीं और जाते हैं तो वो मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, क्रिश्चियन हो जाते हैं या सिख हो जाते हैं, जो भी उनकी मर्जी होती है, तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपवाद की बात आती है कि अनुच्छेद 25 में जो है 2 व्याख्याएं की गई हैं। पहला कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के में मानने का अंग समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सिख धर्म को मानता है तो उसको जो है कृपाण को लेकर के आने जाने की अनुमति होगी। जैसा कि आप सामान्य स्थितियों में हथियार लेकर के रेलवे स्टेशन पे या जो आपका हवाई अड्डा है वहाँ पे या जो आपके सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो है जो सिख होगा उसको कृपाण रखने की आज़ादी होगी। ठीक है, ये बात। दूसरा कि इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। मतलब सिख भी क्या है, हिंदू है, और बौद्ध भी हिंदू है और जैन भी हिंदू है। ठीक है, इन तीनों को जो है हिंदू माना गया है। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा कि सिख भी जो हिंदू धर्म में ही आते हैं, जैन भी हिंदू धर्म में ही आते हैं और बौद्ध भी हिंदू धर्म में ही सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक, और अनुच्छेद 26 में देख लेते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। ठीक है, ये क्या है, ये धार्मिक संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है, धार्मिक संप्रदाय हैं। लेकिन एक संस्था है उसका नाम है अरविंदो, ये साउथ इंडिया में खूब प्रचलित है। तो जो अरविंदो है, अरविंदो सोसाइटी, यह धार्मिक संप्रदाय नहीं है। इसको कौन कह रहा है, उच्चतम न्यायालय कह रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। इसमें क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ये क्या मतलब इसका हुआ कि देखो पहला पॉइंट लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। मतलब किसी पर थोपा नहीं जाएगा कि आप जो है इस धर्म की वृद्धि के लिए आप टैक्स पे करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। नंबर दूसरा, ये इम्पॉर्टेंट है कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धर्म का प्रयोग नहीं करेगा। किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए राज्य राजकीय पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगा। किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर सरकार चाहे तो वह सभी धर्मों को समान दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए वो धन खर्च कर सकता है, लेकिन किसी एक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात कही गई है।
अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 28 की, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया। अनुच्छेद 28, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 28(1) में कहा जा रहा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। मतलब अगर कोई शैक्षिक संस्थान है जो कि सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित है, मतलब वो सरकारी संस्थान है, तो किसी भी सरकारी संस्थान में, किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा देने की बात नहीं हो सकती। ठीक है। अब कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी, इसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है। ये आपके शिक्षा संस्थान है और यहाँ पे धार्मिक शिक्षा होगी कि नहीं होगी वो बातें लिखी गई हैं। तो पहला लिख रहा है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, मतलब अगर कोई शैक्षिक संस्थान है जिसको पूर्णतः सरकार जो है पैसा दे रही है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, वहाँ पे किसी स्पेशल धार्मिक शिक्षा की बात नहीं होगी। दूसरा, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, यहाँ पर हो सकती है लेकिन बाध्य नहीं है। ठीक है। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, बस केवल मान्यता प्राप्त है, यहाँ पैसा तो उसको मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर हाँ प्रावधान कर सकता लेकिन बाध्य नहीं है। ठीक है। और चौथा है कि ना तो पूर्ण राज्य द्वारा पोषित है और ना ही उसको अन्य सुविधाएं मिलती हैं, मतलब प्राइवेट है। तो प्राइवेट में क्या है, बाध्य कर सकता है कि अगर वो चाहे तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है। जैसे जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं, अगर कोई हिंदू व्यक्ति चला रहा है तो वहाँ पर धर्म की शिक्षा दे सकता है। किसी मुस्लिम ने अपना कोई प्राइवेट कॉलेज खोला है तो वहाँ पर अगर वो चाहे तो मुस्लिम शिक्षा वहाँ पे दे सकता है। ठीक है, ये बात कही जा रही है। इसी को हम अपवाद ही मान सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वहाँ पर इस तरह की बातें हो सकती हैं। ठीक। अब इसके बाद एनसीईआरटी के अनुसार कुछ बातें जो इसी संदर्भ में हैं, तो जो हमको अच्छी लगी हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पे नोट कर दी हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के कुछ प्रतिबंध भी हैं। कौन कौन से प्रतिबंध हैं, चलो पहला देख लो कि लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है। तीसरी बात, कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे सरकार ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। ठीक है। एक से अधिक विवाह, इसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। ठीक है। तो यहाँ पर आप आज़ाद नहीं हैं, यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये बात हो रही है। अगर समाज पे उसका कुछ बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे समाज की भलाई हो रही है तो उसको जो है ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, कि वो जो है इसके आड़े आ रहा है। बात नंबर 5 की करते हैं। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। ध्यान से देखो, मनाने का अधिकार भी शामिल है कि भैया आप हमारे धर्म में आ जाओ। लेकिन परंतु संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपने धर्म के प्रचार के लिए आज़ाद हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने धर्म की बात सामने वाले के पास रख सकते हैं, उसको मना सकते हैं, लेकिन किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, है ना। अगर किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ कर दे उसको। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं कि वह केवल हमें अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है। और वही जो बात हमने ऊपर से कहा आपसे कि सिर्फ अपने धर्म की आप बातों को जो प्रचारित कर सकते हैं जिससे हम दूसरे को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसको जान लीजिए, यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है कि सभी धर्मों की समानता। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। कभी भी कोई यह नहीं कह सकता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है या भारत एक कोई अन्य राष्ट्र है, ऐसा नहीं कह सकता। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। ठीक, इस बात को जानते रहिएगा। लेकिन नेपाल क्या है,
नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वो अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुका है। लेकिन भारत के संविधान में यह लिखा गया है कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। ठीक, इस बात को जानते रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30 की, है ना। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा जा रहा है, ये भी भाई को खूब पूछा गया एग्जाम में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, इस बात को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए। और अभी 2020 में या 21 में यही सेम सेंटेंस यूपीएससी में पूछा गया था कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है। यह सेंटेंस क्या था, गलत था। ठीक है, अल्पसंख्यक हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इसको कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि कोई बहुसंख्यक है या कोई अल्पसंख्यक है। ऐसी कोई परिभाषा संविधान में नहीं बनाई गई है। ठीक है, जैसे हम एक आम तौर पे हम कहते हैं कि हिंदू जो है भारत में क्या है, बहुसंख्यक हैं। लेकिन अगर आप अगर आप अपने पूर्वी क्षेत्रों में जाओ, जैसे आपका वो मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो वहाँ पर यही हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक के रूप में है। बात समझिए। तो कोई कहीं पर किसी की संख्या ज़्यादा हो सकती है और कहीं पे किसी की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम किसी विशेष समुदाय को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं कहेंगे, है ना। और इसकी कोई परिभाषा जो है संविधान में लिखित रूप से नहीं है। ठीक, चलो तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल्पसंख्यकों के, मतलब जिनकी संख्या थोड़ी कम है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। पहला बात यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, मान लो कोई ऐसा समुदाय है जिसकी कोई अलग सी भाषा हुई, है ना, विशिष्ट भाषा हो, उसकी कोई अलग संस्कृति हो, तो उसको वो बनाए रख सकता है। ठीक है, इसके लिए उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि आप मूल धारा में जुड़ जाइए, आप जैसे हो आप वैसे बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, संस्कृति जीवन पद्धति है। संस्कृति क्या है, जीवन पद्धति है। इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्योहार आदि सभी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक, तीसरी बात है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का भी अधिकार सम्मिलित है। अगर किसी समुदाय पर, अगर कोई समुदाय ये चाहे कि हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमको कोई अड़चन आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उसको वो दूर करने के लिए वो आंदोलन भी कर सकता है। ठीक है, यही बात कही जा रही है। और उसके बाद अनुच्छेद 30 है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। देखो नंबर 1 क्या लिखा है कि राज्य आर्थिक सहायता से अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित या प्रबंधन में, है ना, संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। दूसरा लिखा है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। जैसे एक आम तौर पे कहा जाता है ना कि मदरसा खोला गया है, चूँकि ये अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ पर अगर वो चाहें तो उर्दू भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, अरबी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कोई और धर्म का व्यक्ति है, ठीक है, तो वह भी अपनी भाषा में वहाँ पे शिक्षा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और जो भी हमने ऊपर बात कही उस वही देखो यहाँ पर भी लिखा है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह सेंटेंस के रूप में आएगा, तो वहाँ पे जानते रहिएगा कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो जहाँ पर यह सेंटेंस मिलेगा उसी को आप सही मार दीजिएगा। ठीक, क्योंकि इस बार जो पेपर बनने वाला है वो पेपर कैसा बनेगा, कथन और कारक वाला बनेगा, आप सबको पता है। क्योंकि इस बार फैक्ट वाला जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो गया है, फैक्ट अब की बार कम आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बेस आएंगे। तो कॉन्सेप्ट में जो सेंटेंस बनाए जाएंगे तो सेंटेंस बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर इस तरह के सेंटेंस भी इस्तेमाल किए जाएंगे जो डायरेक्ट किताबों से पूछ लिए जाएंगे। तो इसको आप लोग जानते रहिएगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। चलो इसमें क्या बात कही जा रही है कि मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना, ये बात हो गई। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा रहा है
कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकार को वास्तविक बनाती है। मतलब मूल अधिकार स्वतः ही लागू है, ठीक है, यह क्या है, हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, ये बात कही जा रही है। इसके बाद देखो एक नोट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट नंबर 3 में कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन, वह कौन सा, अनुच्छेद 32 है ना। अनुच्छेद 32 सब बहुत साफ शब्दों में कहता है कि मूल अधिकार स्वतः ही लागू हैं, स्वतः ही क्या हैं, लागू हैं। इनके लिए आप कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यह स्वतः से ही लागू हैं। और यही बात कौन कह रहा है, अनुच्छेद 32 कह रहा है यही बात। और ये देखो सेंटेंस खूब आता है एग्जाम में, चौथा सेंटेंस कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। ये खूब आता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। पांचवी बात है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह से इसे देखो, अनुच्छेद 32 में क्या है, संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह से इसे अनुच्छेद 32 को संविधान के तहत बदला नहीं जा सकता। मतलब संविधान 32 में भी कोई छेड़छाड़ या कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और छठा नंबर है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की एक रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। अब देखो यही सेंटेंस बार बार घुमा घुमा के आएगा कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायालय करता है या न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो न्यायपालिका करे, न्यायालय करे या उच्चतम न्यायालय करे, सारी बातें सही हैं। और अभी देखो आप जब पीवाईक्यू करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र मूल तो है परंतु अनन्य या एकमात्र नहीं है। उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से भी है, ठीक है। इस तरह से उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। अथवा अब देखो ये जो पॉइंट नंबर 10 है, ये जब टफ सवाल होगा तो वहाँ खूब आएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार के रिट जारी करने का संज्ञान लेता है। यह सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय और किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय लोगों के मूल अधिकारों के हनन होने पर उनके साथ खड़ा होता है और कितने प्रकार के रिट जारी करता, कितने प्रकार, 5 प्रकार के, वह भी पूछा गया है, ठीक है। देखो अभी हमने कल ही बताया था कि मूल अधिकारों के संरक्षण में 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, न्यायिक समीक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके संरक्षण की बात होती है। और अनुच्छेद 226 के द्वारा इस उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 मतलब हाई कोर्ट के द्वारा आप अपने मूल अधिकारों के संरक्षण की बात कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। क्यों, क्योंकि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, ये बात है। और ये जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं ये सारी के सारी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कई बार पूछे भी गए और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो लिखा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निष्प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। और इनके बारे में आगे हमने डिटेल में लिख दिया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बातें हो गई हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो लास्ट आज का टॉपिक है कि मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य उपबंध भी हैं। अभी तो हमने कहाँ तक थे, 32 तक हमने बात कर ली है। अब अनुच्छेद 33, 34 और 35 की बात कर लेते हैं। तो 33 की बात क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखो भाई, ये लोग तो संस्थाएं हैं लेकिन अब यह इनके भी अधिकार सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी चाहे तो कर सके। अब जैसे जो खुफिया विभाग वाले हैं, तो क्या वो चाहते, अगर वो चाहें तो आपका जो डेटा है उसको लीक करवा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये निजता का अधिकार है। तो इस प्रकार से इनको भी एक सीमित अधिकार दिया गया है, ठीक है। यही बात कह रहा है अनुच्छेद 33, ठीक है। और इनका जो उद्देश्य है कि इनके समुचित कार्य एवं इनके बीच अनुशासन बना रहे, ठीक है। इन सब में जो अनुशासन भी बना रहे और इनका जो है एक सीमित दायरा भी रखा जाए, नहीं तो क्या होगा बाद में फिर दिक्कत आ जाएगी।
अनुच्छेद 34 देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि यह अनुच्छेद मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। ठीक है, अर्थात यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अनुच्छेद 34 की। और लास्ट आपका अनुच्छेद 35 है कि इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। अब देखो, कुछ मामलों में सिर्फ और सिर्फ संसद को ही अधिकार प्राप्त है, ठीक है, राज्य विधानमंडलों को अधिकार प्राप्त नहीं है। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 35 कह रहा है। और आज की लास्ट बात कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को लागू हैं और विदेशियों को नहीं मिल सकते, और कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ विदेशियों को भी मिल सकते हैं। तो उसको देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अनुच्छेद 15 में जो बातें लिखी हैं, 16 में लिखी हैं, 19 में, 29 में और 30 में, ये सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। लेकिन अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार हैं। ठीक है, अगर कोई विदेशी हमारे भारत में है तो उसको भी ये जो यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, तो ये सारे अधिकार भी उसको प्राप्त होंगे, स्वतः प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके मूल अधिकारों में थी। तो हमें लगता है कि जितने भी बातें थी मूल अधिकार की वो सारी की सारी बातें यहाँ पर हमने कर दी हैं। अभी जो हमने, अब देखो यहाँ पे कुछ विशेष शब्दावलियाँ हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि प्रादेश का मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, परमादेश क्या होता है ना, और प्रतिषेध क्या होता है, अधिकारपेक्षा क्या चीज़ है और उत्प्रेषण क्या चीज़ है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट हैं जो डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तीसरी बात है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यह संदेश पूछा गया है। ठीक है, चौथी बात यह है कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। पांचवी बात यह कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और सांविधिक है। और छठी बात यह है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। ये सब साफ साफ सही एकदम सीधे तौर पे पूछा गया है। और सातवीं बात है कि कोफ पेशा 1974, ये एक शब्द है, ये कई बार पूछा गया कि ये शब्द का मतलब क्या होता है। ये जो है विदेशी मुद्रा का संचरण एवं व्यवसाय निवारण अधिनियम है। यह निरोध कानून है जिसे संसद द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती थी। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ हमारा एक चीज़ बचता है और वो क्या रहेगा? वो आपका होगा PYQ, पिछले 30 वर्षों में पूछे गए स्टेट पीसीएस और आपके PYQ में आपके UPSC में RARO में पूछे गए सवाल। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।